नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही जगहों के मानचित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ताकि आपकी मैप के आधार पर तैयारी को मजबूत कराया जा सके। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। क्या था पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न? अभ्यास प्रश्न था, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का पहला गहरे पानी का जो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है। और दूसरा कथन है, यह कोलंबो, सिंगापुर, दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, जिससे विदेशी गंतव्यों से कंटेनर की आवाजाही की लागत कम हो जाती है। आपको बताना क्या है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। यहाँ पर पहला कथन गलत दिया है, क्योंकि भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में है, और दूसरा कथन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर पूरा नक्शा दिखाया गया है, विझिंजम पोर्ट से संबंधित है। और आप ये देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु का दक्षिणी, माफ कीजिएगा, ये केरल का दक्षिणी हिस्सा है, हालांकि इसमें तमिलनाडु भी शामिल हो जाता है। और यहाँ पर ही ये विझिंजम पोर्ट की अवस्थिति है, और यहाँ विझिंजम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। और इसी के पास आप देख सकते हैं त्रिवेंद्रम पोर्ट भी है, क्योंकि तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में ही पड़ता है विझिंजम। तो और त्रिवेंद्रम की स्थिति कहाँ? केरल में है। तो ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है। इस प्रकार से कथन एक क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। विझिंजम पोर्ट के बारे में, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। इस बंदरगाह को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिजाइन किया गया है, निर्माण किया गया है, वित्त प्रदान किया गया है, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर विकसित किया गया है। यूरोप, फारस की खाड़ी, सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले जितने भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग है, उससे इसकी दूरी सिर्फ 10 समुद्री मील की है। और 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित ये विजिंजम इंटरनेशनल जो सी पोर्ट है, ये बड़े जहाजों के लिए पहुंच को बढ़ाता है। बड़े जहाजों का मतलब है कि ऐसे जहाज जो 18 से 20 मीटर की गहराई पर ठहर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नियंत्रण कक्ष यहाँ पर स्थित है, और देश की पहली स्वदेशी पोर्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली भी यहाँ पर स्थित है। उससे भी ये पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट, सुसज्जित है। बंदरगाह का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं पर भारत की निर्भरता को कम करना, क्योंकि वर्तमान में 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को विदेशों में संभाला जाता है, और इसलिए विदेशों पर भारत की निर्भरता को दूर करने के लिए जरूरी था कि हम ऐसा इंटरनेशनल सी पोर्ट बनाए, जो कि विजिंजम में बनाया गया है, केरल में ये स्थित। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। अब हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्लभ पृथ्वी पृथ्वी तत्वों यानी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट यानी आरईई का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जिसका अनुमान कितना है? 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल राज्यों में है। दूसरा कथन इसमें क्या दिया है? ओडिशा में मोनोजाइट रेत विशेष रूप से आरईई से समृद्ध है। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है या है। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, और हम इनकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। आप अगर मोनाजाइट की अवस्थिति देखें, मोनाजाइट के माध्यम से ही थोरियम और यूरेनियम को निष्कर्षित किया जाता है। तो मोनाजाइट की अवस्थिति कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, असम और मेघालय में। इसके अलावा जीनोटाइम, जिसके माध्यम से डिस्प्रोसियम को प्राप्त किया जाता है, उसकी अवस्थिति कहाँ है? छत्तीसगढ़, और ये झारखंड में है। इसके अलावा अगर बेसनासाइट के बारे में बात करें, जिसके माध्यम से सेरियम, दुर्लभ मृदा तत्व को प्राप्त किया जाता है, तो उसकी अवस्थिति कहां पर है? वेस्ट बंगाल में उसकी अवस्थिति है। अगर हम 17 दुर्लभ जो पृथ्वी तत्व हैं उनकी बात करें, तो वे कौन कौन से हैं? वे हैं सेरियम, डिस्प्रोसियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, हेल्मियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, नियोडियम, नियोडिमियम और प्रेसियोडिमियम।
प्रोमेथियम, समैरियम, स्कैंडियम, टेर्बियम, थ्यूलियम, येटरबियम और येट्रियम। ये 17 दुर्लभ मृदा तत्व हैं और विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इनकी विशिष्ट भूमिका मानी जा रही है और हर देश चाहता है कि उसके यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व की उपस्थिति मिल जाए ताकि उसकी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाए। अभी इस क्षेत्र में चीन का एक आप कह सकते हैं सर्वाधिकार बना हुआ है या उसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, सुरंग संख्या 8 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, यह हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नहीं है, पहला कथन है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंगों में से एक है। और दूसरा है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी T50 है, जो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है, जिसे कश्मीर लाइन के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है गलत, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। और दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, यानी भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो 12.77 किलोमीटर लंबी है, T50 है उसका नाम। और ये कहां पर है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है, जिसे कश्मीर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके पहले ऑप्शन पर बात कर लेते हैं, सुरंग संख्या 8। तो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं और इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट टनल लगातार अब शेप ले रही है। आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण ये टनल है, सुरंग संख्या 8 के नाम से इसको जाना जाता है। लागत कितने आने वाली है? 16,200 करोड़ की इसकी लागत आने वाली है। ये एक आप कह सकते हैं कि करंट लागत से The current cost of the proposed 125 किलोमीटर रेल लिंक is about 4 times the original। यानी ये जो सुरंग है ये एक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जो कि 150 किलोमीटर का है। और ये ऋषिकेश को कहां से जोड़ देगा? आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश को श्रीनगर से होते हुए, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर स्थित है, ये कर्णप्रयाग से जोड़ेगा और 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर लंबा ये एक महत्वपूर्ण रेल लिंक है और इसी में सुरंग संख्या 8 है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये कंट्री की लॉन्गेस्ट टनल यहाँ पर बनाई जाएगी। इस रेल प्रोजेक्ट के तहत 15.1 किलोमीटर लंबी है और ये कहां पर बनेगी? देवप्रयाग और लाचमौली के बीच में ये बनेगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो रेल लिंक है ये ट्रेवल टाइम घटा देगा, यात्रा का समय ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच जो यात्रा का समय है वो 7 घंटे है और उसको 7 घंटे से घटा करके कितना कर देगा? 2 घंटे कर देगा। इसको पहले एक प्रकार से अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि ये लगातार डिले होता जा रहा था, प्रोजेक्ट लगभग 6 साल से डिले था, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा कई प्रकार के ऑब्जेक्शन थे, विशेष तौर से फॉरेस्ट लैंड को लेकर के, और अब वो क्लियर हो गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है जिसमें एक महत्वपूर्ण सुरंग का निर्माण होगा 15.1 किलोमीटर लंबी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि वह इस वर्ष जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करेगी। दूसरा है, मानसरोवर यात्रा जिसे स्थानीय रूप से मपम युमसो के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नगेरी प्रांत में कैलाश पर्वत के पास एक उच्च ऊंचाई वाली मीठे पानी की झील है। तीसरा, इसमें आपके पास ऑप्शन है, भारत से मानसरोवर झील तक पहुंचने के लिए 2 प्राथमिक मार्ग हैं, लिपुलेख दर्रा मार्ग और नाथुला दर्रा मार्ग। और चौथा ऑप्शन जो है वो है, जेलेपला ने प्राचीन काल से असम और तिब्बत को जोड़ा है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। जो जेलेपला की अवस्थिति है, वो जेलेपला की अवस्थिति कहां पर है? ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जो आप कह सकते हैं कि चुंबी, जो तिब्बत में स्थित चुंबी घाटी है, उसको ये सिक्किम के से जोड़ता है। ये दर्रा जेलेपला के नाम से हम जिसे जानते हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं भारत से। एक लिपुलेख दर्रे का मार्ग है
जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होते हुए, और थोड़ा सा रास्ता इसमें किसका पड़ता है, नेपाल का भी पड़ता है। और अब भारत सरकार एक महत्वपूर्ण रोड का निर्माण कर रही है जिससे सीधे तौर पर और त्वरित गति से मानसरोवर यात्रा संभव हो सकेगी। तो ये लिपुलेख दर्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड से इस प्रकार से हम मानसरोवर यात्रा करते हुए ये नेपाल का बॉर्डर आ जाता है, और इस प्रकार से होते हुए हम यहाँ इस नेपाल से होते हुए मानसरोवर यहाँ पहुंचते हैं। मानसरोवर लेक की यहाँ स्थिति, मानसरोवर लेक यहाँ है, ये माउंट कैलाश है। इसके अलावा जो दूसरा मार्ग है वो नाथुला से होते हुए है, तो नाथुला से होते हुए भी आप इस मार्ग को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो नाथुला वाला मार्ग जो है वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन जो इस इधर वाले क्षेत्र में स्थित है वो यहाँ से जा सकते हैं। और फिर एक क्षेत्र एक ये भी है, ये काफी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर जाने वाला रास्ता है, ये दूसरा मार्ग है। तो ये मार्गों की बात हुई मानसरोवर। अब अगला प्रश्न है सांभर झील से संबंधित। सांभर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत में सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि है। दूसरा है, इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तीसरा है, यह साइट विभिन्न प्रकार के शीतकालीन जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें फ्लेमिंगो की एक बड़ी आबादी भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, और ऑप्शन डी क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपसे कथनों की संख्या पूछी गई है कि कितने कथन सही हैं, तो इसमें सभी कथन सही है, यानी उपरोक्त सभी, यहां पर लिखना चाहिए सभी तीन कथन सही है। तो ये सारे कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान का ये नक्शा है, पूरे भारत का नक्शा है, यहाँ पर राजस्थान की अवस्थिति है, और राजस्थान में यहाँ सांभर झील की अवस्थिति है। ये आप बड़े नक्शे में देख सकते हैं सांभर झील की। जयपुर और नागौर के जिलों की सीमा पर ये यहाँ पड़ती है, दोनों ही जिलों में इसकी अवस्थिति है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि है, जो राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है, जो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत सांभर झील ही है। इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया, यानी एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो गई। नवंबर से फरवरी तक फ्लेमिंगो सहित हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, और मानसून के दौरान जो झील है वो ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, सेंड पाइपर और रेड शैंक जैसे पक्षियों से जीवंत हो उठती है। तो इसका विशेष महत्व है सांभर झील का राजस्थान के संदर्भ में। अगला भारत के संदर्भ में भी और खारे पानी की एक महत्वपूर्ण झील माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है पूगा घाटी लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, दिरांग अरुणाचल प्रदेश। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित है? आपसे ये पूछना चाहिए यहाँ पर कितने की जगह कि कौन से युग्म सुमेलित है, कौन से युग्म सुमेलित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। वस्तुतः ये सभी सुमेलित है, ये सारी घाटियां वहीं पर पड़ती है। जैसे लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो चलिए हम जानते हैं इन सब की स्थिति। जैसे आप पूगा घाटी की अवस्थिति देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख पड़ता है। इसी तरह से मणिकरण घाटी की अवस्थिति यहाँ पर है। तपोवन आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पड़ता है, और दिरांग की अवस्थिति, दिरांग घाटी कहाँ पर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और ये सारे स्थान उसी के सामने दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, और दूसरा है, यह उत्तरी भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसमें दोनों ही कथन सही हैं, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सतलुज नदी है, और सतलुज नदी पर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। कौन सा बांध है? भाखड़ा। ये वस्तुतः भाखड़ा नांगल एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन ये वस्तुतः दो बांध है। बांध बांध है, एक भाखड़ा बांध है और उसके नीचे नांगल बांध है, लेकिन सामान्यतः एक साथ ही इनको संबोधित किया जाता है।
भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना कंक्रीट का गुरुत्व बांध है, यानी अपने वजन के माध्यम से, गुरुत्व के माध्यम से पानी को रोक कर रखने की इसकी क्षमता है। यह उत्तरी भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद 225.55 मीटर ऊंचा भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 225.55 मीटर है। इसका जलाशय, जिसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित करता है। नांगल बांध भाखड़ा बांध के नीचे की ओर एक और बांध है और कभी-कभी दोनों बांधों को एक साथ भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। हालांकि वे दो अलग-अलग बांध हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केरल का राज्य पशु है। दूसरा कथन है, यह नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थानिक है, एंडेमिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। वस्तुतः केरल का राज्य पशु नहीं है, ये तमिलनाडु का राज्य पशु है और इसकी अवस्थिति यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में इसकी स्थिति है और वहां का ये स्थानिक भी है, मतलब मौलिक रूप से वहीं का है, मूल रूप से वहीं का ये है। और बाकी अगर जगह इसकी स्थिति देखेंगे तो यहीं से ले जाकर के उसे बसाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नीलगिरी की अवस्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी स्थिति यहाँ पर इसकी स्थित है तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। ये नीलगिरी तहार की स्थिति है, ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं और नीलगिरी तहार को नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। IUCN द्वारा इसको एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है, जिसका मतलब है इसे उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। अगर इसकी सुरक्षा को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वो एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए सबसे अधिक दंड का निर्धारण किया गया है। नीलगिरी तहार प्रजाति के वयस्क नरों की पीठ पर एक हल्के भूरे रंग का क्षेत्र, जिसको हम सैडल कहते हैं, वो भी विकसित होता है, इसलिए इनको सैडल बैक नाम से भी संबोधित किया जाता है। तमिलनाडु का राज्य पशु है। पहले कथन में वहां दिया गया था कि केरल का राज्य पशु है। ये वर्षा वन पारिस्थितिक क्षेत्र के खुले पर्वतीय घास के मैदानों में पाया जाता है। ये तमिलनाडु, केरल में नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थानिक है, वहां का एंडेमिक है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? कर्रेगुट्टा पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच की सीमा पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।